नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 111 है। और फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है आपकी बार नेट जेआरएफ पार। तो दोस्तों, हमने नेट हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का दोस्तों हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसका शुल्क केवल दोस्तों क्या है, 1000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको क्रैश कोर्स में। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, 30,000 सवाल मिलेंगे दोस्तों आपको। प्रैक्टिस सेट में व्याख्या सहित है, प्रैक्टिस सेट में व्याख्या नहीं है। 30,000 सवाल हैं। PYQ का दोस्तों फुल कोर्स है, PYQ का फुल कोर्स है। और पेपर 1 में प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और 5,000 आपको सवाल मिलेंगे और दोस्तों सबकी PDF मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर अब हमारे एक मैथ के सर भी आ चुके हैं। ठीक है, जो आपको मैथ, रीजनिंग, GS पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ऐप यानी कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करना या फुल कोर्स ज्वाइन करना, जहाँ दोस्तों आपको फुल कोर्स में क्या मिलेगा, आपको सफलता की गारंटी मिलेगी। सफलता की दोस्तों गारंटी मिलेगी। पेपर की इसमें फुल कोर्स है, हिस्ट्री प्लस पेपर 1 का फुल कोर्स दोस्तों। यानी कि ये जो फुल कोर्स है 5,000 रुपये का है हमारा। और फ्रेंड्स, इसमें सफलता गारंटी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप है, सफलता गारंटी है। और तो अक्टूबर एग्ज़ाम तक इसमें 1,000 रुपये की छूट चल रही है। तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नंबर है 82 18 34 51 67 87 55 47 53 12। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? तो दोस्तों, आपको केवल 20 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए। कितने? 20 सेकंड मिलेंगे कमेंट करने के लिए। सवाल मैंने बोल दिया और आंसर आप पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, 20 सेकंड में आपको आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, तो सवाल को समझिएगा अच्छी तरीके से, तब जो है आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखो, सवाल का जो आंसर है, पहला आंसर देखते हैं हम। एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। दूसरा है अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके। थर्ड है छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करना। और 4 है सख्त नियम लागू करके। तो फ्रेंड्स, सवाल समझिएगा। एक शिक्षक किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? दोस्तों, अगर आप टीचर हो, आपके सामने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। देखो, मैं सबसे पहले बताऊं दोस्तों, जैसे ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट पढ़ोगे तो आप अपने आप को जो है टीचर मानना। अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप अपने आप को एक स्टूडेंट मानना। ठीक है, तब ये आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। दोस्तों, ये जो है आप स्टूडेंट के बीच में घनिष्ठता स्थापित कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे सवाल है, सेलेक्टेड सवाल लेकर आया हूँ मैं आज का आपके लिए। निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों, अगर शिक्षण, टीचिंग की गुणवत्ता, क्वालिटी को हमको आकलन करना है, मेजरमेंट करना है, तो सबसे अच्छी जो दोस्तों जो मेथड है वो कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हर बार की तरह। पहला ऑप्शन, दूसरा,
तीसरा और चौथा। और आपको कितना समय मिल रहा है दोस्तों? 20 सेकेंड मिल रहा है कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो, वार्षिक प्रणाली परीक्षा परिणाम ये भी गलत है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि भाई बच्चों ने पढ़ा नहीं हो, ठीक है, और बच्चे का अच्छा नंबर आ जाए। तो दोस्तों ये भी जो है भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा का तुक्का लग जाए, तो वो भी जो है गुणवत्ता की आकलन नहीं होता है। छात्रों की उपस्थिति अगर ज़्यादा हो तो दोस्तों और परिणाम कम हो तो दोस्तों उससे भी जो है गुणवत्ता की जांच हम नहीं कर सकते। कक्षा में छात्र की चुप्पी, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है और दोस्तों छात्र चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो टीचिंग है, वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी ठीक हो जाएगा, यानी कि कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। अगर दोस्तों बच्चे सवालों पर आपस में विचार विमर्श करने लगे तो समझ जाना दोस्तों कि बच्चे जो है वो चिंतन स्तर तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? हर एक बार की तरह 20 सेकंड आपको मिल रहे हैं दोस्तों कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आपको इस सवाल में क्या करना है? शिक्षक, देखो अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम, यानी कि इन चारों में से कम जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, दूसरा देखते हैं। विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करके, तो ये जो है परंतु न्यूनतम नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना, तो ये भी है परंतु ये न्यूनतम नहीं है चारों में से। तीसरा, सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रावधान करना, दोस्तों ये भी है परंतु इन चारों में से न्यूनतम नहीं है। जबकि न्यूनतम कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है न्यूनतम है, क्योंकि निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। दोस्तों हमको किसी स्टूडेंट को टीचर के बारे में, टीचर को स्टूडेंट की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। अगर दोस्तों देना है तो बच्चे को का चरित्र का निर्माण या चरित्र का विकास करना ठीक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, ये सबसे कम है। और दोस्तों वैसे चारों ही ठीक है परंतु हमको सबसे कम लगाना था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? ठीक है, फिर वही 20 सेकंड का समय आपको कमेंट करने के लिए। तो 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको कमेंट करने के लिए, कमेंट कर सकते हैं आप। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों आज, ठीक है। तो देखो, उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? मुख्य भूमिका, तो फ्रेंड्स देखो, छात्रों को जानकारी प्रदान करना ये होनी चाहिए, ठीक है। पूछ क्या रहा है? नहीं होनी चाहिए। छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ये होनी चाहिए, ठीक है। और छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना ये भी होनी चाहिए। तो कौन सी नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों को अपनी निजी समस्याएं हल करने में सहायता करना। तो मैंने कहा था अभी पिछले सवाल में क्या दोस्तों, आपको अगर आप टीचर हैं तो बच्चों की निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो भाई, देखो किसी बच्चे की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो टीचर को उसके निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा टीचर पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध
कीजिए। यानी कि सवाल का मतलब दोस्तों ये है कि ये सवाल ये पूछ रहा है कि भाई अगर आप टीचर हो और फ्रेंड्स आपको नया सेशन में पढ़ाना है तो सबसे पहले आप क्या क्या करोगे, आपके लिए क्या क्या क्रियाएं होंगी। तो दोस्तों आपको देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने, किए हुए कार्य का विश्लेषण, योजना और तैयारी, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संशोधन और सुधार। तो फ्रेंड देखो, जैसे ही आप नया सेशन पढ़ाओगे सबसे पहले आप क्या करोगे, योजना बनाओगे, ठीक है, यानी कि कैसे हमको पढ़ाना है, बच्चों का फिर पूर्व ज्ञान करोगे, प्रेजेंटेशन की तो तैयारी करोगे, ठीक है, और विषय का पाठ्यक्रम को देखोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप योजना की तैयारी करोगे। उसके बाद में सामग्री का दोस्तों प्रस्तुति करोगे, यानी कि प्रेजेंटेशन करोगे जो आपके पास सामग्री है। तीसरे में क्या होगा, फिर किए हुए कार्य का विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, ठीक है, यानी कि अगर भाई हमारे पास में कोई सामग्री जो है वो अच्छी है, देखो हमने काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा कर लिया पढ़ाने के लिए, हमको ये देखना कि बच्चों के हित का क्या है, बच्चों के हित का कौन सा नहीं है, यानी अच्छा मैटर जो होगा वो आप रख लोगे। और अगर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अच्छा डाटा नहीं है तो संशोधन करोगे लास्ट में, तो सुधार करोगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दोस्तों कौन तो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1 और 4 बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। सवाल को समझिएगा, बहुत आसान बन जाएंगे अगर समझ लोगे तो आप। दोस्तों सवाल को समझिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं कमेंट करने के लिए और देखने के लिए। तो प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता, यानी कि नेगेटिव में सवाल ये जाएगा। तो दोस्तों देखो पहला देखते हैं, एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है। अगर कोई शिक्षक आपको उत्साह के साथ सिखा रहा है दोस्तों, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि वो प्रभावी शिक्षण में शामिल है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण की वनस्पत शिक्षण पर अधिक बल देता है। दोस्तों ये भी ठीक है, यानी कि वनस्पत का दोस्तों पर्यावरण पर, ठीक है, यानी कि नियम कायदे पर, ठीक है, कंट्रोल शिक्षा करता है, शिक्षा को कंट्रोल करता है, क्लासरूम कंट्रोल करता है, प्रभावी शिक्षण है। चौथा भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और फ्रेंड्स ये भी ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। दोस्तों ये भी जो है इफेक्टिव टीचिंग है। और इस सवाल का जो गलत आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी और बी, क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक अपने छात्र में त्रुटि ढूंढता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफेक्टिव टीचिंग नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, सवाल को समझिएगा, देखो सभी नहीं होते हैं, कुछ छात्र जरूर होते हैं, तो निम्नलिखित में इसको कि किसकी त्रुटि माननी चाहिए, यानी कि भाई कुछ 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे पास हो गए, 20 बच्चे फेल हो गए, इसको किसकी त्रुटि माननी चाहिए, इसकी किसको गलती माननी चाहिए। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है, शिक्षक, प्रधानाचार्य, स्वयं छात्र, या इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इसको राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्योंकि देखो इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता कि भाई किसकी गलती है। भाई टीचर ने अच्छा पढ़ाया है क्योंकि 80 बच्चे पास हुए हैं, 20 बच्चों ने क्या नहीं पढ़ा। अब टीचर दोस्तों मार मार कर नहीं समझा सकता कि बच्चों ने, या बच्चों आप पढ़िए दोस्तों, ठीक है। प्रधानाचार्य नहीं हो सकता, प्रधानाचार्य तो मैनेजमेंट कार्य करता है। स्वयं छात्र को भी आप नहीं जो है दर्शा सकते, ठीक है, शिक्षक को भी नहीं गलती मान सकते उसकी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से किसको, अच्छा ये वही सवाल आ गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए।
तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे आपको। मैं भी एक बार देख लेता हूं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल साफ है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर यदि एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सा कदम उठाना चाहिए दोस्तों? देखो, दूसरा गलत है, पद से इस्तीफा देना चाहिए, गलत है बिल्कुल। तीसरा भी गलत है, क्योंकि अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए, गलत है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि भाई टीचर के पढ़ाने में कोई कमी हो। चौथा भी गलत है, क्योंकि आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना, तो कोई नहीं मानता बच्चा आजकल, आज की डेट में उसको तो उसका कंट्रोल करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। दोस्तों कौन सा कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों ये जो है सबसे प्राथमिक कार्य होता है, जबकि पहला गलत है। क्योंकि दोस्तों देखो, निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना, देखो अगर पढ़ाना नहीं, कोर्स पूरा नहीं हुआ, अगर उसने दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई प्राथमिक कार्य है। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? तो कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? सवाल दोस्तों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कौन सा जो आयाम है वो एक असफल शिक्षक को चित्रित करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। ये जो दोस्तों असफल, देखो छात्रों को सदैव प्रेरित करना, ये भी जो है एक सफल शिक्षक की पहचान होती है। अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण भी जो है ये भी दोस्तों एक सफल शिक्षक की पहचान होती है। और समझ और सहानुभूति ये भी जो है एक सफल शिक्षक की पहचान होती है। कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। 11वें सवाल की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है? ठीक है, सवाल को समझिएगा। तो एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में जो कथन आपको सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड देखो, इसमें पहला ठीक है, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। दूसरा भी ठीक है, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। तीसरा भी ठीक है, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? ठीक है, एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं भाई उसको करना ही है उत्तरदायित्व, उसका यही कार्य करना है उसको सबसे पहले, ये उसी का उत्तरदायित्व है। किसका उत्तरदायित्व है? तो फ्रेंड देखो, पाठ्यक्रम में बदलाव करना, देखो ये भी गलत है, क्योंकि भाई अगर कोई नया शिक्षक आया है टीचर स्कूल में तो ज़रूरी नहीं है भाई वो आते ही बच्चों का सिलेबस चेंज कर देगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, क्योंकि संस्थान की कार्यप्रणाली का अनुसरण करना, भाई देखो उसको अपने अनुसार पढ़ाना चाहिए। चौथा भी गलत है। कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों मतभेदों के होते हुए भी साथ ही शिक्षक के साथ
सहयोग करना। ये जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके सामने वही 4 ऑप्शन हैं और एग्जाम में भी आपके दोस्तों 4 ऑप्शन ही आएंगे। तो आपको तो प्रारंभिक अवस्था में शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का जो मुख्य कारण होता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड देखो, प्रारंभिक अवस्था में अगर शिक्षक में दोस्तों ज्ञान नहीं है अपने विषय का दोस्तों, वो विफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरमका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद, जॉन डेवी या अरबिंदो, श्री अरबिंदो। तो फ्रेंड्स, शिक्षा पर यानी कि मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिरमका स्कूल विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो थे श्री अरबिंदो। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई, ये अक्टूबर 2020 में भी आया था सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, आपके सामने वही 4 ऑप्शन। ठीक है, और आपको 20 सेकंड का दोस्तों समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो दोस्तों पहला नहीं होगा, क्योंकि देखो जो 13वां सवाल था वो था नए शिक्षक के लिए विफलता का महत्वपूर्ण कारण, और इसमें पूछा है नए शिक्षक के लिए सफलता का महत्वपूर्ण कारण कौन सा? पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मौखिक प्रभाव और संगठनात्मक क्षमता। दूसरा गलत है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो वो खुद का हो सकता है, मगर उस पर जो है जो बच्चों को पढ़ाएगा उस पर जो है वो लागू नहीं होता है। चौथा गलत है, क्योंकि व्यवसायिक नैतिकता और क्षमता। दोस्तों उसमें अगर व्यवसायिक यानी कि जो व्यवसाय वगैरह होते हैं उसके में नैतिकता और क्षमता होता है, ये भी जो है दोस्तों, क्योंकि शिक्षक को क्या करना होता है तो सफलता दिलाएगा? शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की जो क्षमता है दोस्तों वो उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों वो सफल हो सके। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? भाई हायर एजुकेशन में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर खाली समय में खाली टाइम मिल रहा है उसको, तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे उपयुक्त काम कौन सा होगा इन चारों में से? देखो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। शिक्षक कक्ष में आराम करना। देखो सबसे पहले ऑप्शन ही आप देखकर हंसी आ जाओगे। भाई अगर शिक्षक है खाली समय है तो आराम करेगा, तो हो सकता है कोई ये कहे भाई अरे यार आराम करने आए हो या पढ़ाने आए हो। तो पहला तो देखो बहुत दूर दूर तक गलत हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकालय पत्रिकाएं पढ़ना, तो शिक्षक के लिए ये भी गलत है। तीसरा, प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत। देखो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई देखो जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं जो ठीक है या कोई टीचर हैं या चपरासी वगैरह हो, उनसे बात करना दोस्तों खाली समय वो भी खराब है। और देखो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर खाली समय में दोस्तों उसको अनुसंधान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? टाइलर एक दोस्तों विद्वान थे जिसने पाठ्यक्रम के मुख्य घटक बताए थे। ठीक है, तो आपने अगर पढ़ा हो
तो सही आंसर लगाओगे, अगर नहीं लगा हो तो आज तो आपको नई जानकारी मिलने वाली है। तो टाइलर के अनुसार पाठ्यक्रम सिलेबस का जो मुख्य घटक होते हैं, जो टर्म होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, विषय सामग्री होती है, ठीक है, शिक्षण होता है, यानी कि सबसे पहले दोस्तों सामग्री, फिर शिक्षण टीचिंग, फिर बच्चों को पढ़ाएगा, उससे दोस्तों क्या करेगा, परीक्षा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। सी 16 का, डी 17 का। तो 17वां सवाल जो है उसमें थोड़ा डाउट है। देखो 17वें सवाल में मैं बार बार कन्फ्यूजन था, ये गलत है, ये सही है। 17वें का बी, उद्देश्य शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। तो ये जो है टाइलर मॉडल के अनुसार है। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये जो सवाल जो है, ठीक है, मैं बार थोड़ा देख रहा था भाई कि क्या दिक्कत हो रही है। तो उद्देश्य शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य और सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, तो क्योंकि पहला गलत हो जाएगा, वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। तो शिक्षकों को एक योजना बनानी होती है। दूसरा गलत है, कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं। तीसरा भी गलत है, शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कमी होती है। तो चौथा सही है, क्योंकि जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं टीचर, वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के अभिलक्षणों को दर्शाता है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल को समझिएगा, कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? तो फ्रेंड देखो, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना ये आदर्श शिक्षक को नहीं दर्शाता है। दूसरा गलत हो जाएगा, अधिगम में छात्रों की सहायता करता है। तो वैसे दोस्तों ये ठीक है, परंतु आदर्श शिक्षक के विशेष लक्षणों को नहीं दर्शाता है। और कौन सा दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है, यानी कि एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार वो जब स्टूडेंट के साथ करता है तो वो आदर्श शिक्षक के अभिलक्षण होते हैं। चौथा भी गलत है। तो कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? पहला, व्यक्तिपरक व्याख्या। सेकंड, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। तीसरा, अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव। चौथा है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का जो क्षेत्र है संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 20 का समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 21वां सवाल देखिए 21, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन हैं। अभी हस्तांकित कार्य यानी कि असाइनमेंट, अभी क्षमता विकसित करना, ध्यान आकर्षित करना या कौशल विकसित करना। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्यान आकर्षित करना, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दोस्तों कोई टीचर है, कोई पाठ का इंट्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण फैक्ट बताएगा कि जिससे कि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है जानकारी प्रदान करना, सेकंड नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, थर्ड छात्रों का मार्गदर्शन करना, और 4 है शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रौद्योगिकी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी के विकास। भाई देखो आज के समय में जितना भी दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों का मार्गदर्शन करना जो है इस समय में बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करते हैं तो 23, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम के 3 स्तर बताए मैंने आपको। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा उन तीनों में से नहीं है, जैसे कि विवेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या बोध स्तर। शिक्षण स्तर पहला है दोस्तों स्मृति, यानी कि बच्चों को याद कराया जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप बाय स्टेप है। दूसरा दोस्तों अवबोध, यानी कि अंडरस्टैंड लेवल। ठीक है, और जस्ट इसके तीसरे बाद में कौन जाता है चिंतन या रिफ्लेक्टन, चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर या विमर्शी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, छोड़िएगा ना। ठीक है, डेली तो कौन सा अधिगम स्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विवेदन स्तर नहीं है। 24वां सवाल, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है। देखो ब्लूम कौन थे, एक विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम किया है। तो निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक कॉग्निटिव ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है। विचार, भावनाएं, कौशल या प्रयुक्त सभी। 24वां सवाल आपके सामने है। तो फ्रेंड्स संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है, क्या आता है, विचार आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 25वां सवाल क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका श्री अरबिंदो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है।
26वां सवाल, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी